हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स बाय अर्पित। दोस्तों, आज अपन लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट स्लेश एग्जीक्यूटिव। इसकी डिटेल नोटिफिकेशन कल आ चुकी है और आज से इसके फॉर्म भी स्टार्ट होने वाले हैं। एग्जाम डेट अभी नहीं आई है, लेकिन मान के चलिए कि 2 महीने अभी आपके पास है। तो अगर आप इसका एग्जाम देने वाले हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर करके जाएं। यहां पर अपन ने 2023 में जो पेपर हुआ था उसी के क्वेश्चंस उठाए। 6 शिफ्ट में पेपर हुआ था, तो हर दिन अपन एक एक शिफ्ट करेंगे। उसी की आज पहली शिफ्ट है, 23 मार्च 2023 शिफ्ट 1। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ द बेस ऑफ ए क्यूबॉइडल टैंक इज 8400 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड द वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल कंटेंट इन इट इज 10.2 क्यूबिक मीटर। फाइंड द डेप्थ ऑफ द पेट्रोल इन द टैंक। तो यहां पे आप देखिए, एक क्यूबॉइडल टैंक है। क्यूबॉइडल टैंक अपन चाहे तो बना लेते हैं। तो ये हो गया अपना क्यूबॉइडल टैंक, और इसका जो बेस है उसका एरिया अपन को दे रखा है। तो देखिए, क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड का बेस हमेशा रेक्टेंगल शेप में होता है। जैसे मैं इसको मान लू लेंथ और इसको मैं मान लू ब्रेथ, तो इस बेस का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। दैट मीन्स कि लेंथ इंटू ब्रेथ अपन को दे रखा है कितना, 8400 स्क्वायर सेंटीमीटर। और साथ ही साथ इस पूरे टैंक का वॉल्यूम दे रखा है। अब ये टैंक क्यूबॉइडल शेप का है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम हो जाता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसको आप मान लीजिए हाइट, तो यहां पे अपन को लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ये दे रखा है 10.2 क्यूबिक मीटर। और अपन से पूछ रहा है डेप्थ ऑफ पेट्रोल इन द टैंक, मतलब एक तरीके से इस क्यूबॉइडल टैंक की हाइट पूछ रहा है। एच की वैल्यू यहां पे अपन को निकालनी है। तो देखिए, आसानी से अपन निकाल सकते हैं। एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10.2 डिवाइड बाई 8400। लेकिन अब ध्यान देने वाली ये बात ये है कि ये जो आपको वॉल्यूम दे रखा है ये क्यूबिक मीटर में है, और ये जो बेस का एरिया है ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है। और आपसे जो आंसर पूछ रहा है वो सेंटीमीटर में पूछ रहा है। तो अपन क्या करते हैं, ये क्यूबिक मीटर को क्यूबिक सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। तो 1 क्यूबिक मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास 100 का क्यूब क्यूबिक सेंटीमीटर। और नीचे में आपके पास सेंटीमीटर था ही सही, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए, यहां पे जब आप सोल्व करेंगे तो सबसे पहले तो ये एक जीरो तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ये 2 जीरो तो 2 जीरो से ऊपर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ऊपर 100 का स्क्वायर रह जाएगा। ये हो गया आपके पास 102,000 डिवाइड बाई 84 सेंटीमीटर। यहां पे अपन सोल्व कर लेते हैं इसको। सबसे पहले तो 84 से 1 टाइम चला जाएगा। 102 माइनस 84 अगर आप करेंगे तो 16 और 2 18, 18 का मतलब हो गया 180। तो 84 का 2 टाइम्स। यहां पे अगर आप देखेंगे तो केवल एकमात्र ऑप्शन है 1 2 के साथ, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। तो यही अपना आंसर हो जाएगा, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। सुरेंद्र हैज ए प्रॉपर्टी हैविंग ए सर्टेन वैल्यू, ही गिव्स 60% ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ, 75% ऑफ द रिमेनिंग प्रॉपर्टी टू हिज डॉटर एंड द रेस्ट टू ए ट्रस्ट। देखिए, बोला जा रहा है कि सुरेंद्र के पास कुछ प्रॉपर्टी है, इसमें से 60% उसने अपनी वाइफ को दे दी। मैं मान लेता हूं कि जो उसके पास प्रॉपर्टी है उसकी टोटल वैल्यू है 100 यूनिट। इस 100 यूनिट का 60% अगर आप निकालेंगे तो वो 60 आएगा। दैट मीन्स कि 60 यूनिट उसने अपनी वाइफ को दे दी, तो अब उसके पास कितनी बच गई, अब उसके पास बच गई 40 यूनिट। फिर बोला जा रहा है कि 75% ऑफ द रिमेनिंग प्रॉपर्टी टू हिज डॉटर। ये जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी उसके पास रह गई 40 यूनिट, इसका 75% उसने डॉटर को दे दी। अगर 40 का 75% अगर आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 75% का मतलब होता है 3/4। 40 का 3/4 कितना हो गया, 30 हो गया। दैट मीन्स कि 30 यूनिट उसने डॉटर को दे दी, तो अब उसके पास कितनी रह गई, उसके पास रह गई 10 यूनिट। अब बोला जा रहा है कि जो बाकी बचा वो उसने ट्रस्ट को दिया। दैट मीन्स ट्रस्ट को कितना दिया, 10 यूनिट। और ट्रस्ट को जो प्रॉपर्टी दी उसकी वैल्यू है 6 लाख रुपए। तो मैं बोल सकता हूं कि 10 यूनिट की वैल्यू अपने पास आ गई 6 लाख के बराबर। फिर बोला जा रहा है फाइंड द वर्थ ऑफ द शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी ही गिव्स टू हिज डॉटर। तो डॉटर को कितनी प्रॉपर्टी दी, ये अपन से पूछा जा रहा है। देखिए, डॉटर को कितनी प्रॉपर्टी दी थी, तो डॉटर को जो है वो 30 यूनिट प्रॉपर्टी दी थी। दैट मीन्स कि 30 यूनिट की वैल्यू अपन से पूछी जा रही है। ये 10 का हो गया 3 टाइम्स, तो मैं बोल सकता हूं 6 लाख का 3 गुना, दैट इज कितना, 18 लाख। तो 18 लाख रुपए की प्रॉपर्टी जो है डॉटर के नाम करी, ऑप्शन नंबर 4। Two trains are running in opposite direction. They cross a man standing on a platform in 28 सेकंड and 10 सेकंड रेस्पेक्टिवली। देखिए, बोला जा रहा है कि दो ट्रेन है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, और ये दो मतलब ये जो दोनों ट्रेनें जो है वो
एक ट्रेन तो आदमी को 28 सेकंड में क्रॉस करती है और दूसरी ट्रेन उसी सेम आदमी को 10 सेकंड में क्रॉस करती है, और दोनों एक दूसरे को 24 सेकंड में क्रॉस करती है। तो यहां पे अपन जानते हैं कि जब कभी भी दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती है तो उसको निकालने का जो टाइम का फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड यहां पे होती है रिलेटिव स्पीड, लेकिन डिस्टेंस क्या होता है, तो डिस्टेंस हो जाता है दोनों ट्रेन की लेंथ का सम, दैट इज L1 प्लस L2, और स्पीड हो जाती है रिलेटिव स्पीड। अगर ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी S1 प्लस S2, और अगर ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही है तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी S1 माइनस S2। यहां पे बोला जा रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है, इसलिए रिलेटिव स्पीड हो गई S1 प्लस S2। तो ये आ गया टाइम, और ये टाइम अपन को कितना दे रखा है, 24 सेकंड के बराबर दे रखा है। फिर बोला जा रहा है कि एक ट्रेन उस आदमी को 28 सेकंड में क्रॉस कर रही है, तो ट्रेन आदमी को क्रॉस करने का टाइम निकालने का क्या तरीका होता है, सेम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस यहां पर केवल ट्रेन की लेंथ होती है, क्योंकि आदमी की कोई लेंथ नहीं होगी, उसको आप नेग्लिजिबल मान लीजिए, और आदमी वहां पे खड़ा हुआ है, दैट मीन्स कि आदमी की भी कोई स्पीड नहीं है, तो केवल ट्रेन की स्पीड जिसको अपन ले लेते हैं S1, तो L1 बाई S1 इक्वल टू आ गया 28 सेकेंड। सेम तरीके से दूसरी ट्रेन उस आदमी को 10 सेकंड में क्रॉस कर रही है, तो यहां पे मैं बोल सकता हूं ट्रेन की लेंथ L2 और ट्रेन की स्पीड S2, दिस इज इक्वल टू 10 सेकंड, क्योंकि आदमी खड़ा हुआ है तो उसकी कोई स्पीड नहीं होगी। अब आप यहां पे देखिए, अपन को निकालना है उन दोनों ट्रेन की स्पीड का रेशियो। तो यहां पे अपन को अगर रेशियो निकालना है, मतलब S1:S2 निकालना है, तो अपन क्या करते हैं, ये L1 और L2 की जो वैल्यू है उसको पहली वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो L1 इक्वल टू हो गया यहां से 28S1 और L2 इक्वल टू यहां से हो गया 10S2। इसको यहां पे आप पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 28S1 प्लस 10S2 इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं यहां पे मैं, 24S1 प्लस 24S2। तो यहां पे आप देखिए, ये 28S1 माइनस 24S1 करेंगे तो 4S1, और ये 10S2 उधर जाएगा तो 24 माइनस 10 दैट इज 14S2। तो 2 से 2 बार में और 2 से 7 बार में, तो यहां से S1 बाई S2 आपके पास कितना आ जाएगा, तो S1 बाई S2 आ गया आपके पास, ये 2 उधर चला जाएगा, दैट इज 7/2। तो S1 और S2 मतलब उन दोनों ट्रेन की स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, 7:2। ऑप्शन नंबर 1। What is the compound interest on a sum of 15,000 at 18% per annum for 3 2/4 years, interest compounded annually? देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछ रहा है, प्रिंसिपल आपको दे रखा है 15,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 18%, और टाइम दे रखा है 3/2/4। 3/2/4 का मतलब क्या हो गया, इसको मैं लिख सकता हूं 3 प्लस 2/4, 2/4 मतलब हो गया 1/2, दैट इज 3.5 साल। तो 3.5 साल का टाइम यहां पे अपन को दे रखा है। देखिए, अपन डायरेक्ट 3.5 साल का इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते अगर आपसे कंपाउंड एनुअली पूछ रहा है तो। अगर ये आपसे कंपाउंड एनुअली की जगह कंपाउंड हाफ ईयरली पूछा होता तो फिर अपन डायरेक्ट 3.5% का 3.5 साल का इंटरेस्ट निकाल सकते थे। लेकिन यहां पे आपको क्या करना होगा, 3 साल का अलग निकालना होगा, और फिर ये जो आधा साल है इसका अलग निकालना पड़ेगा। 3 साल के लिए तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका बनेगा वो 18% बनेगा, लेकिन ये जो आधा साल है इसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपका आधा हो जाएगा, बिकॉज ये जो 18% है ये पर एनम का इंटरेस्ट रेट है, तो आधा साल हो गया, दैट मींस कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आधा करना है, मतलब 9%। अब आप यहां पे देखिए, काफी सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, लेकिन कैलकुलेशन अच्छी खासी है। चलिए एक एक करके सारे तरीके देखते हैं। पहला मेथड तो यह है कि यहां पर मैं सबसे पहले अमाउंट निकाल लूं। अमाउंट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 15,000 रुपए अपना प्रिंसिपल है, इसके ऊपर पहले साल अपना इंटरेस्ट लगा 18% के हिसाब से, तो 100 में अगर आप 18 जोड़ेंगे तो 118, दैट इज 118%। फिर दूसरे साल फिर 18%, दैट इज 118%, और फिर तीसरे साल फिर 18%, दैट इज 118%। ये हो गया आपके 3 साल का। अब जो आधा साल है उस पर 9% ही इंटरेस्ट बनेगा, दैट मीन्स कि 109%। तो यहां से आपको अमाउंट मिल जाएगा, और अगर आप इंटरेस्ट आपको निकालना है तो इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो इसमें से आप 15,000 अगर घटा देंगे तो आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा, लेकिन यहां पे कैलकुलेशन अच्छी खासी है। चलिए दूसरा तरीका देखते हैं। तो दूसरा तरीका क्या, दूसरे तरीके के लिए ये जो 18% है इसको मैं लिख सकता हूं 18/100, दैट मीन्स 9/50। मतलब क्या हो गया, 50 रुपए पे 9 रुपए का इंटरेस्ट, तो 50 अगर अपना प्रिंसिपल है तो अमाउंट क्या बन जाएगा 59, और 3 साल का अगर अपन निकालेंगे तो दोनों साइड आप क्यूब कर दीजिए। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि 50 क्यूब की वैल्यू अपने पास हो जाएगी 15,000, और इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो इंटरेस्ट हो जाएगा 59 क्यूब माइनस 50 क्यूब। इसकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। लेकिन अभी भी आपका क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ,
क्योंकि ये केवल 3 साल का इंटरेस्ट बना, आधा साल जो है उसको भी आपको निकालना है। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि प्रिंसिपल के ऊपर तो इंटरेस्ट लगता ही लगता है, साथ ही साथ पिछले साल जो है, जो पुराना इंटरेस्ट है आपके पास, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है। दैट मीन्स कि ये जो आधे साल का अगर आपको इंटरेस्ट निकालना है तो ये 15,000 के ऊपर तो इंटरेस्ट लगेगा ही लगेगा 9% के हिसाब से, साथ ही साथ यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आएगी उसके ऊपर भी 9% के हिसाब से इंटरेस्ट आपके पास लगेगा, और फिर उसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही लॉन्ग लेंथी मेथड हो जाएगा आपके पास, इसलिए इस पे ना जाए। तीसरा तरीका अपन चलते हैं। तीसरा तरीका क्या कि यहां पे मैं 3 साल का कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लूं। उसके लिए अपने पास फॉर्मूला होता है 3x माइनस 3x स्क्वायर बटा 100 प्लस एक्स क्यूब बटा 10,000। यहां पर अगर आप x की वैल्यू 18 डालेंगे तो 3 साल का कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। जो भी आए, मान लीजिए y आया तो आपका जो इंटरेस्ट है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 15,000 पर y%। ये हो गया 3 साल का। लेकिन ये भी मैं कह रहा हूं केवल अभी 3 साल का हुआ, आधा साल का और आपको निकालना है, तो उसके लिए वही 15,000 पे सबसे पहले तो आप आधे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, और फिर ये जो आपके पास इंटरेस्ट आएगा इसके ऊपर भी आप आधे साल का इंटरेस्ट निकालेंगे। ये हुआ आपके पास तीसरा तरीका। अब अपन यहां पे चलते हैं चौथे तरीके पे, जिसको मैं सोल्व भी करने वाला हूं। तो देखिए चौथा तरीका अपने पास है रेशियो मेथड। रेशियो मेथड क्या होता है, जैसे अगर आपको 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो उसके लिए रेशियो चलता है 2:1। 3 साल का अगर निकालना है तो ये 1 तो ऐसी की ऐसी आ जाएगा, 2 + 1 3, और यहां पे आ जाएगा 3। फिर 4 साल का निकालना है तो ये 1 ऐसे की ऐसे आ जाएगा, 3 + 1 4, 3 + 3 6, और यहां पे आ जाएगा 4। फिर अगर 5 साल का निकालना है तो ये 1 तो ऐसे ही रहेगा, 4 + 1 5, 6 + 4 10, 4 + 6 10, और अगला आ जाएगा 5। इस तरीके से आप 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। यहां पे अपन को 3 साल का निकालना है, रेट इज कितना 3:3:1। तो इस पूरे को मैं हटा देता हूं सो दैट कि अपने पास जगह बन जाए। तो यहां पे अपन इसी तरीके को अपनाते हैं। वैसे इसमें भी कैलकुलेशन है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इसमें कैलकुलेशन नहीं है, इसमें भी कैलकुलेशन है, लेकिन बाकी के कंपैरिजन में थोड़ी कम है। मतलब यहां पे अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं आसानी से, यहां पे अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो फिर आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा। दैट्स वाई यहां पे अपन ये 3:3:1 वाला मेथड इस्तेमाल करते हैं। चलिए, तो यहां पे देखिए 3 साल का जो इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 3:3:1 के हिसाब से। तो सबसे पहले अपन को क्या करना होता है, 15,000 पे 18% आप निकाल लीजिए। 15,000 पे अगर मैं 18% निकालू तो कितना आ जाएगा, ये 2 जीरो तो अपना कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 18 पंजे 90 की जीरो, 9 कैरी चला गया, 18 एकम 18 और 9 27, 2700 रुपए का इंटरेस्ट बना। यहां पे लिख दीजिए 2700। फिर 2700 पे 18% निकाल लीजिए। 2700 पे अगर आप 18% निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए 18 का 7 बार में हो जाता है अपने पास 126, 12 कैरी चला गया, 18 दूनी 36 और 12 48, दैट इज 486। यहां पे आप लिख दीजिए 486। फिर और फर्दर इस 486 पे 18% आप निकाल लीजिए। तो यहां पे अगर आप सोल्व करेंगे तो 18 का 6 बार में 108, 10 कैरी चला गया, 18 का 8 बार में 144 और 10 154, 15 कैरी चला गया, 18 चौको 72 और 15 87, 87.48। यहां पे आप लिख दीजिए 87.48। इनको आपस में आपको मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पे ये हो गया आपके पास 8100, ये हो जाएगा 6 × 18 की 8, 1 कैरी चला गया, 8 × 24 और 1 25 की 5, 2 कैरी चला गया, 4 × 12 और 2 14, और ये हो गया 87.48। इन तीनों को आप ऐड कर लीजिए। तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, तो देखिए ये आपके पास आ गया, ये 0.48 तो आ ही गया। इसको अगर मैं हटा भी दूं तो भी उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चलिए ठीक है मैंने लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन अपने दूर दूर है, तो ये डिसमल वाली चीज से उतना फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, देखिए 8 और 7 15 की 5, 1 कैरी चला गया आपके पास, 6 और 8 14 की 4, 1 कैरी चला गया, 5 और 1 6, और 8 और 1 9, 9,645.48। ये तो देखिए 3 साल का इंटरेस्ट बना, लेकिन अभी आधा साल और बाकी है। तो आधे साल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो 15,000 पे आधा साल में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा वो 9% बनेगा। तो 15,000 पे 9% आप निकाल लीजिए। 15,000 पे अगर आप 9% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 जीरो तो आपके पास कैंसिल आउट हो गया, और 15 × 9 हो गया 135, रेट में 1350। तो 1350, साथ ही साथ ये जो पुराना इंटरेस्ट आपके पास आया इसके ऊपर भी 9% के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है। तो देखिए इस पे अगर मैं 9% निकालूंगा तो 9% को आप 10% मान के सोल्व कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन अपने पास दूर दूर है तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए 10% अगर आप देखेंगे तो क्या होता है 1/10, इसका 1/10 करेंगे मतलब ये जो डिसमल है वो एक आगे खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 964.5। यहाँ पे आप इसको ऐड कर लीजिए, तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा,
ये 0.48 और 5 को तो मैं हटा देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो 5 और 4 9, फिर 4 5 9 और 6 15 की 5, फिर 7 और 3 10 और 9 19 की 9, और 10 और 1 11। तो ये अपने पास बना टोटल 3.5 साल का इंटरेस्ट। ओरिजिनल इंटरेस्ट इससे थोड़ा कम ही आएगा, क्योंकि यहां पे मैंने जो है 9% की जगह 10% के हिसाब से कैलकुलेट किया था, मतलब 1% ज्यादा कैलकुलेट किया है। और अगर आप 9645 का 1% देखेंगे तो वो 96.45 होएगा, मतलब जो ओरिजिनल आंसर है वो लगभग लगभग आपसे 100 कम आएगा। तो मैं उस हिसाब से बोल सकता हूं ऑप्शन नंबर 3 ये अपना आंसर हो जाएगा। Solution A and B contain acid to water in the ratio 4:5 and 5:7 respectively। देखिए सॉल्यूशन ए में एसिड और वाटर का जो रेशियो है वो अपने पास है 4:5, और सॉल्यूशन बी में एसिड और वाटर का जो रेशियो है वो है 5:7। बोला जा रहा है 3 लीटर्स ऑफ ए इज मिक्स्ड विद 5 लीटर ऑफ बी। तो ए का 3 लीटर और बी का 5 लीटर, इसको अपन मिक्स कर रहे हैं, और इस तरीके से मिक्स करके 960 ml का सॉल्यूशन बनाया गया है। मतलब ये जो 960 ml का सॉल्यूशन है, इसमें ए और बी जो है वो 3:5 के रेशियो में रहेंगे। तो अपन से पूछा जा रहा है हाउ मच एसिड शुड बी मिक्स सो दैट द रेशियो ऑफ एसिड टू वाटर बिकम्स 1:1 इन द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो ये जो 960 ml का सॉल्यूशन है, इसमें मैं और कितना एसिड मिलाऊं सो दैट कि एसिड और वाटर का जो रेशियो है वो 1:1 का हो जाए। चलिए ठीक है, अब आप यहां पे देखिए, अपन को बोला जा रहा है कि ए और बी को अपन 3:5 के रेशियो में मिला रहे हैं, मतलब ए का 3 यूनिट और बी का 5 यूनिट। तो यहां पे मैं एसिड और वाटर का रेशियो लेना हूं, मेरे को यही चाहिए, मेरे को ये जो पूरा अपना सॉल्यूशन बनेगा इसमें। तो यहां पे आप देखिए, सबसे पहले तो सॉल्यूशन ए में एसिड कितना है, तो एसिड अपना है 4/9। टोटल सॉल्यूशन हो गया 4 + 5 9 यूनिट, उसमें 4 यूनिट एसिड है, तो 4/9, और इसको मैंने मिलाया 3 यूनिट। ए कितना मिलाया 3 यूनिट, ठीक है। सेम तरीके से यहां पे सॉल्यूशन बी में अपना एसिड कितना है, ये है 5/12, 5 + 7 12, टोटल हो गया 12 यूनिट, जिसमें 5 यूनिट एसिड है, और इसको मैंने मिलाया है 5 यूनिट, क्योंकि मैंने सॉल्यूशन बी जो है वो 5 के रेशियो में लिया है। फिर यहां पे अगर मैं वाटर की बात करूं, तो वाटर जो है वो अपना सॉल्यूशन ए में 5/9 यूनिट है, 4 + 5 9, और इसको मैंने जो है वो 3 यूनिट मिलाया है, क्योंकि सॉल्यूशन ए जो है वो मैंने 3 यूनिट के हिसाब से मिलाया है। और सेम तरीके से अगर मैं सॉल्यूशन बी में वाटर की बात करूं, तो ये अपने पास है 7/12, और इसको मैंने जो है वो 5 यूनिट मिलाया है, तो 7/12 × 5। इसको आप सोल्व कर लीजिए। सबसे पहले तो ये 3 से 3 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पर भी 3 से 3 आपका कैंसिल आउट हो जा रहा है, और ऊपर नीचे अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये नीचे में 12 बन जाएगा। देखिए अगर मैं 4 से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये 4 की 12 हो गया, और यहां पर भी सेम तरीके से आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो नीचे में आपका एलसीएम 12 आ जाएगा, जो कि कैंसिल आउट हो गया। तो 4 चौको 16 प्लस 5 पंजे 25, 16 + 25 कितना हो गया 41। और यहां पे अगर मैं बात करूं तो 4 पंजे 20 और 7 पंजे 35, 20 + 35 दैट मींस 55। तो 41:55 का रेशियो अपने पास आया। लेकिन यहां पे अपन को रेशियो क्या करना है, 1:1 का करना है। दैट मींस 1:1 का करना है, मतलब क्या हुआ कि मैं बोल सकता हूं कि अगर 41 और 55 में आप डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 9 और 4 14 यूनिट का डिफरेंस है, मतलब मेरे को 14 यूनिट एसिड मिलाना पड़ेगा। तो मैं बोल सकता हूं कि 41 + 55 कितना हो गया, 5 और 1 6, 4 5 9, दैट मींस कि 96 यूनिट की वैल्यू अपने पास हो गई 960 ml। क्योंकि ये जो सॉल्यूशन 41:55 के रेशियो में आया, ये अपन को कितना दे रखा है, ये अपन को 960 ml दे रखा है। तो मैं बोल सकता हूं कि 96 यूनिट की वैल्यू हो गई 960, और आपको 14 यूनिट सॉल्यूशन मिलाना है। तो 14 यूनिट की आप वैल्यू निकालेंगे तो 96 से ये 10 बार में, तो 14 का कितना हो जाएगा 140। दैट मींस कि 140 ml एसिड आपको मिलाना पड़ेगा, तब जाके एसिड और वाटर का जो रेशियो है वो 1:1 के रेशियो में आएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 3। यहां पे आप चाहे तो डायरेक्ट पहले ही एसिड और वाटर की क्वांटिटी भी निकाल सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट एसिड और वाटर की क्वांटिटी निकाल लेंगे तो फिर तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप डायरेक्ट भी आंसर ला सकते हैं, लेकिन उसमें भी टाइम उतना ही लग जाएगा। फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो 3 और 5 के रेशियो में अपन ने ए और बी को मिला के 960 ml सॉल्यूशन बनाया, तो 3 + 5 क्या हो गया 8, मतलब 8 यूनिट की वैल्यू अपन को दे दी 960। तो यहां से अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालूं तो कितना आ जाएगा, ये 120 बार में, दैट मींस 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 120, और 3 यूनिट की वैल्यू आ गई 360, और 5 यूनिट की वैल्यू आपके पास आ गई 600। दैट मींस कि 360 ml जो है वो सॉल्यूशन ए है। अब इस 360 ml के सॉल्यूशन ए में एसिड कितना है और वाटर कितना है, इसको आपको लेना पड़ेगा।
एसिड जो है वो 4/9 होगा, 360 का 4/9 अगर आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 160, ये आ गया 160। फिर यहां पे अगर 5/12 के हिसाब से आप 600 ml के सॉल्यूशन में देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/12 इंटू 600 अगर आप करेंगे तो ये आपके पास आ गया 250, दैट मीन्स 160 प्लस 250। और सेम तरीके से फिर मैं 5/9 अगर देखूं 360 का, तो ये कितना हो गया अपने पास, ये हो गया अपने पास 9 का 4 बार में ना, दैट मीन्स 200। और फिर सेम तरीके से अगर मैं 7/12 देखूंगा 600 का, तो ये हो जाएगा अपने पास 350। यहां पे अगर आप ऐड करेंगे, इनको कैंसिल आउट मत कीजिए, 5 और 6 11 की 1, ये हो गया 410, और ये आपके पास हो गया 550। अब आप यहाँ पे देखिए 1:1 का सॉल्यूशन बनाना है, मतलब ये दोनों आपके पास बराबर होने चाहिए, एसिड और वाटर। तो मैं बोल सकता हूं कि 550 माइनस 410 दैट इज 140 ml एसिड मेरे को मिलाना पड़ेगा, तो इससे भी अपना आंसर आ जाएगा। द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम इज 1900, द शॉपकीपर वाज ऑफरिंग इट फॉर ए डिस्काउंट ऑफ 12%, बट ऑन फर्दर बार्गेनिंग एग्रीड टू ऑफर ए सक्सेसिव डिस्काउंट एंड फाइनली ही सोल्ड द आइटम फॉर 1538। व्हाट वाज द सेकंड डिस्काउंट ऑफर्ड बाय हिम। देखिए 1900 रुपए की चीज को पहले तो 12% का डिस्काउंट दिया गया है, फिर इस पे और एक और डिस्काउंट दिया गया, और जो फाइनल वैल्यू निकल के आई वो 1538 रुपए निकल के आई। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, 1900 रुपए पे 12% का डिस्काउंट दे देते हैं। तो 12% का अगर आप डिस्काउंट देंगे तो वैल्यू कितनी बन जाएगी, 88%। कोई भी चीज को अपन 100% मान लेते हैं, 100 माइनस 12 में करूंगा तो 88 हो जाएगा। इसको आप सोल्व कर लीजिए, तो देखिए 19 का 8 बार में कितना हो जाता है, 19 का 8 बार में मतलब अपने पास हो गया 152, है ना। 152 का मतलब 15 कैरी चला गया, 19 का 8 बार में फिर से 152 और 15 अगर मैं करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास 167, तो 1672। अब इस 1672 पे दूसरा डिस्काउंट अपन ने दिया है, तो यहां पे अगर मैं देखूं कि 1672 से 1538.24 तो कितने रुपए का डिस्काउंट आएगा यहाँ पे आपके पास। तो देखिए आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 10 में 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 11 में से 8 गया 3, 6 में से 3 गया 3, और ये कितना हो गया 16 में से 15 गया 1, मतलब टोटल 133 रुपए का डिस्काउंट दिया है। कितने पे, 1672 रुपए पे, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो यही आपके पास हो जाएगा जो दूसरा डिस्काउंट दिया था उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहां पे अगर आप देखेंगे तो 1672 का 10% 167.2 होएगा, दैट मींस कि ये 167.2 से कम है, तो ओवरऑल जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी वो 10% से कम आएगी। और यहां पर केवल एकमात्र ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, जो कि 10% से कम है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। इवेल्यूट द फॉलोइंग, चलिए इवेल्यूट करते हैं। तो यहां पे आप देखिए सबसे पहले तो 2 जीरो, फिर 2 जीरो, फिर 2 जीरो और फिर 81, दैट मींस मैं बोल सकता हूं कि अगर ये डिसिमल हटाऊं तो मैं नीचे में कितनी जीरो बनेगी, तो मैं बोल सकता हूं कि भैया नीचे में 8 जीरो बनेगी। और 8 जीरो को मैं क्या लिख सकता हूं, 8 जीरो को या तो मैं 10 की पावर 8 लिख सकता हूं या 100 की पावर 4 लिख सकता हूं। 10 की पावर 8 इज इक्वल टू, यहां पे आप बोल सकते हो 10 स्क्वायर का होल पावर 4 दैट इज इक्वल टू 100 की पावर 4। ठीक है, इसका अपन को करना है फोर्थ रूट। फिर सेम तरीके से यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो 2 जीरो, 2 जीरो, ये 2 और ये 2, दैट मींस टोटल 8 डिजिट है, तो नीचे में वही सेम 10 की पावर 8 या बोल लीजिए 100 की पावर 4, और ऊपर में रह गया 256। इसका भी लेना है फोर्थ रूट, प्लस रूट 625, ये तो आपको पता ही है 25 के बराबर होता है। अब यहां पे अगर मैं देखूं तो 81 का फोर्थ रूट क्या होगा, 81 का मतलब होता है अपने पास 3 की पावर 4। तो यहां पे अगर अब मैं फोर्थ रूट आप चेक करेंगे तो दोनों साइड जो है 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 के बराबर, तो ये आ गया 3। और नीचे में आप देखेंगे 100 की पावर 4, तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ गया 100। सेम तरीके से 256 जो है वो अपने पास होता है 4 की पावर 4, तो यहां पर भी अगर मैं फोर्थ रूट देखूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज 4। तो ऊपर में 4 और नीचे में भी 100 प्लस 25, तो 3 माइनस 4 मतलब हो गया -1, और -1/100 मतलब कितना आ गया अपने पास, माइनस में 0.01, दैट इज इक्वल टू कितना 24.99, ऑप्शन नंबर 2। A bus has to travel from A to B. The bus covers the first 1/3 of the distance at 25 km/h and the next 1/4 of the distance at 30 km/h. For the rest of the journey, the bus travels at 50 km/h. The average speed of the bus for the entire journey. तो यहाँ पे आप देखिए बोला जा रहा है कि एक बस है जो कि A से लेके B तक ट्रेवल कर रही है। बस ने शुरू का जो 1/3 डिस्टेंस है वो 25 km/h की स्पीड से तय किया, अगला 1/4 डिस्टेंस 30 km/h की स्पीड से तय किया, और बाकी बचा हुआ जो डिस्टेंस है वो 50 km/h की स्पीड से तय किया।
तो अपन से बस की एवरेज स्पीड पूछ रहा है। तो देखिए एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो आप उसको कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसके हिसाब से आपको टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम यहाँ पे अपन को नहीं दे रखा, यहाँ पे अपन को स्पीड दे रखी है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो बोला था कि 1/3 डिस्टेंस, फिर बोला है 1/4 डिस्टेंस, और बाकी कितना डिस्टेंस बच जाएगा, तो 1/3 प्लस 1/4 अगर मैं करूंगा तो ये अपने पास आ जाएगा 4 + 3 7/12। दैट मीन्स की बाकी डिस्टेंस बच गया 5/12। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि शुरुआत का डिस्टेंस 1/3, अगला डिस्टेंस 1/4 और जो लास्ट डिस्टेंस है वो 5/12 कवर किया है। तो यहां पे अपन क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम अगर आप लोगे तो ऊपर नीचे आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, और यहां पर ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 4 × 12 हो जाएगा, ये भी 4 × 12, नीचे में 12 आप कैंसिल आउट कर दीजिए। तो मैं बोल सकता हूं पहला डिस्टेंस जो है वो 4 किलोमीटर तय किया गया, दूसरा डिस्टेंस 3 किलोमीटर तय किया गया, और चौथा डिस्टेंस 5 किलोमीटर तय किया गया। तो यहाँ पे अपना रेशियो आ जाएगा, ये 1/3 हो गया, ये 1/4 हो गया, और ये अपना 5/12 हो गया। अब यहाँ पे आप बोलिए कि भैया एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देखिए टोटल डिस्टेंस तो क्या हो गया, 4 + 3 + 5। टोटल टाइम की अगर मैं बात करूं तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो शुरुआत के 4 किलोमीटर जो है वो 25 की स्पीड से तय किए, तो 4/25। फिर अगले 3 किलोमीटर जो है 30 की स्पीड से तय किए गए, तो 3/30, और अगले 5 किलोमीटर 50 की स्पीड से तय किए गए, तो 5/50। यहां पे अपन को इसको थोड़ा सोल्व तो करना पड़ेगा। ऊपर में तो हो गया 5 और 4 9 और 3 12, नीचे में एलसीएम आ जाएगा आपके पास। एलसीएम कितना गया, 150। 25 का 6 बार में, 6 चौको 24, 30 का 5 बार में, 5 × 15, और 50 का 3 बार में, 5 × 15। तो ये अपने पास बन गया 12 × 150 बटा 15 और 15 30, 30 और 24 54, ये आ जाएगा आपके पास। इसको आप सोल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो कितने से कट रहा है, ये अपने 6 से कट रहा है, 6 का 2 बार में, और 6 का 9 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 50 बार में। तो 50 दूनी 100, 100/3 अगर आप करेंगे तो आ जाएगा 33 1/3, 33 1/3 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगी उसकी एवरेज स्पीड। सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहां पे आप देखिए बोर्ड मास का सवाल है। बोर्ड मास क्या बोलता है कि सबसे पहले ब्रैकेट करो, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन, और S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करना है। तो ब्रैकेट ये अपने पास है, इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 × 12 एलसीएम आ गया, 3 का 4 बार में, 4 का 3 बार में, दैट इज 7/12। तो ये पहला ब्रैकेट तो आपका आ गया 7/12। ठीक है, चलिए अब लेकिन यहाँ पे ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको अपन क्या करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो 4 दूनी 8 और 3 11/4, और 6 कम 6 और 5 11/6। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो 11/4 मल्टीप्लाई 6/11 बन जाएगा। 11 से 11 आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 बार में, ये 3 बार में। तो ये चीज आपके पास आ गई 3/2। तो ये जो पूरी चीज है ये आपके पास 3/2 बन गई। तो अब अपन लिख लेते हैं 3/2 डिवाइडेड 7/8 मल्टीप्लाई 7/12 प्लस 5/7 डिवाइडेड 3/4 ऑफ 3/7। तो यहां पे आप देखिए ब्रैकेट के बाद जो चीज आती है वो आती है ऑफ। ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन इसकी प्राथमिकता मल्टीप्लाई से ज्यादा है। मतलब एक जगह अगर आपको मल्टीप्लाई का साइन बना के दे रखा है और एक जगह ऑफ लिख के दे रखा है, तो आपको पहले ऑफ वाला मल्टीप्लाई करना है, बाद में मल्टीप्लाई के साइन वाला मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो ऑफ है इसकी प्राथमिकता डिवाइड से भी ज्यादा होती है। तो सबसे पहले अपन को ये परफॉर्म करना पड़ेगा। तो यहां पर हो तो मल्टीप्लाई रहा है, लेकिन परफॉर्म इसको सबसे पहले करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, तो यहां पे अगर आप इसको सबसे पहले परफॉर्म करेंगे तो देखिए कितना आ गया, 3 × 3 9, और नीचे में आ जाएगा 4 × 7 28। तो ये अपने पास बन गया 9/28। अब उसके बाद जो आता है वो आता है डिवाइड। तो यहां पे 2 डिवाइड आपको दिख रहे हैं, दोनों को अपन साथ में कर लेते हैं। एक तो ये है और एक ये पूरा। तो देखिए डिवाइड में क्या होता है, जो पीछे वाला नंबर है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, लेकिन बस पीछे वाले नंबर का ही लेना है, उसके बाद वाले नंबर का नहीं लेना। मतलब इस डिवाइड को अगर मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो ये 7/8 जो है इसका रेसिप्रोकल होगा, लेकिन ये बाकी के जो 7/12 वगैरह ये ऐसे की ऐसे ही रहेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। फिर प्लस 5/7, सेम तरीके से ये डिवाइड भी मल्टीप्लाई में चेंज होगा, तो ये पीछे वाले नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज 28/9। तो यहां पे आप सोल्व कर लीजिए, 7 से 7 आपका कैंसिल आउट हो गया, 8 3 24 होता है, और 12 × 2 भी 24 होता है, मतलब ये ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये 1 के बराबर आ जाएगा। ये 7 का 4 बार में, तो 5 चौको 20/9, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया, 29/9। ऑप्शन नंबर 1। The sum of all 4 digit numbers which are divisible by both 3 and 5।
देखिए इस क्वेश्चन में अपन को 4 डिजिट के सारे नंबरों का सम करना है जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल हो। तो सबसे पहला तो यहां पे अपन ऑप्शन से भी देख सकते हैं। देखिए अगर सारे नंबर्स का सम 3 और 5 से डिवाइड है, मतलब सारे नंबर अगर 3 और 5 से डिवाइड है, तो जो उनका सम आएगा वो भी ऑब्वियस है कि 3 और 5 दोनों से डिवाइड होगा। तो यहां पे अपन सबसे पहले तो वो ऑप्शन देख लेते हैं कि जो 3 और 5 से डिवाइड होते हो। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो चारों ही ऑप्शन 5 से डिवाइडेड है, क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि यूनिट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो, सब में ही यूनिट डिजिट 0 है। तो मैं बोल सकता हूं कि 5 से तो सारे ही डिवाइडेड है। 3 से अपन देख लेते हैं, 3 का क्या बोलता है कि सम ऑफ ऑल द डिजिट्स डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पे 3 के जो जो पेयर बनते जाए आप उसको हटाते जाइए। 3 हटा दीजिए, 9 हटा दीजिए, 1 और 2 3 हटा दीजिए, क्या बच गया? 5 बच गया। क्या 5 3 से डिवाइड होता है? क्या नहीं होता, ये आंसर नहीं हो सकता। 3 हटा दीजिए, 9 हटा दीजिए, 8 और 5 13, क्या 13 3 से डिवाइड होता है? क्या नहीं होता, हटा दीजिए। 3 हटा दीजिए, 9 हटा दीजिए, फिर देखिए 2 और 5 7, 7 और 8 15, 15 3 से डिवाइड होता है, मतलब मैं बोल सकता हूं ये आंसर हो सकता है। यहां पर भी 3 हटा दिया, 9 हटा दिया, फिर कितना आ गया? 8 और 2 10, 10 और 5 15, फिर से 15 आ गया, तो ये भी आंसर हो सकता है। दैट मीन्स कि इस तरीके से तो अपना काम नहीं हो पाया। अगर एक और ऑप्शन अपना एलिमिनेट हो जाता तो फिर अपन को कुछ भी नहीं करना था, अपन सीधा आंसर बता देते हैं, लेकिन यहां पे ऐसे नहीं हो पाया। चलिए कोई बात नहीं, तो अपन निकाल लेते हैं। सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं तो 4 डिजिट का जो सबसे छोटा नंबर होता है वो होता है अपने पास 1000, और जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो होता है 9999। मतलब 4 डिजिट के जितने भी नंबर जो कि 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो, वो इन दोनों के बीच में लाई करेंगे। तो चलिए यहां पे अगर मैं सबसे छोटा नंबर देखूं 4 डिजिट का जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड होता हो, तो वो क्या आएगा? तो यहां पे मैं क्या करता हूं, 1000 में देख लेता हूं, 1000 से बड़ा नंबर होएगा, और 5 से डिवाइड हो रहा है तो यूनिट डिजिट या तो 0 हो सकती है, 5 हो सकती है। तो 1000 तो नहीं हो रहा, 1000 से ऊपर कौन सा आएगा? 1005। 1005 अगर आप देखेंगे तो वो हो जाएगा, बिकॉज 1 + 5 6 हो गया, और 6 3 से डिवाइड होता है, तो मैं बोल सकता हूं ये 3 और 5 दोनों से डिवाइडेड है। सेम तरीके से अगर मैं देखूं कि 9999 से छोटा कौन सा नंबर होगा, तो यहां पर ये 3 से तो डिवाइड है लेकिन 5 से डिवाइड नहीं है, क्योंकि 5 से डिवाइड होने के लिए यूनिट डिजिट या तो 0 चाहिए थी या 5 चाहिए थी। तो यहां पे अपन 9 को कम करते हैं, तो 9 से छोटा क्या कर सकते हैं? 5। तो अगर आप देखेंगे तो 9995 में 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, बिकॉज सम ऑफ ऑल द डिजिट जो है वो 3 का डिवाइड नहीं है। फिर उससे नीचे अगर आप जाएंगे तो आपके पास आएगा 9990, और 9990 में अगर आप सम ऑफ ऑल द डिजिट देखेंगे तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये नंबर 3 और 5 दोनों से डिवाइडेड है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि सबसे छोटा नंबर तो 1005 और सबसे बड़ा नंबर 9990। तो ये टोटल कितने नंबर होंगे? तो इसके लिए अपन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज ये जो नंबर आएंगे अपने पास ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आएंगे। 3 और 5 का अगर आप मल्टीपल देखेंगे, एलसीएम देखेंगे, तो 15 आएगा। दैट मीन्स कि इन सारे नंबरों में 15-15 का गैप आएगा। अगला नंबर अगर आप देखेंगे तो वो हो जाएगा अपने पास 1020। उसके बाद अगला नंबर अगर आप देखेंगे तो वो हो जाएगा 1035। इस तरीके से ये सीरीज अपनी चलेगी। तो ये जो सीरीज होगी ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगी। सबसे पहले तो इसमें कितने टर्म है ये अपन को देखने पड़ेंगे। कितने टर्म देखने के लिए फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मतलब nth टर्म जो है 9990 इक्वल टू a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म दैट इज 1005 प्लस n जो कि अपन को निकालना है, और d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस कितने का है? 15-15 का। तो मैं बोल सकता हूं इंटू 15 आप कर दीजिए। इसको सोल्व कर लीजिए। 10 में से 5 गया 5, ये 8 में 0 गया 8, ये 9, और 9 में से 1 गया 8। तो ये अपने पास आ जाएगा 8985/15 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू n। यहाँ पे अगर आप 15 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा? सबसे पहले तो 15 का 5 बार में हो गया 75, और 14 आ गया, 14 का मतलब 148, तो 9 बार में हो गया 135, और 148 आ रहा था मतलब 13, तो फिर से 9 बार में, तो n इक्वल टू आ गया 600। मतलब टोटल 600 टर्म है। तो सम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? तो Sn इक्वल टू होता है n/2 इंटू a प्लस l, या फिर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पर l क्या होता है? l होता है लास्ट टर्म दैट इज 9990। तो आप चाहे तो पहला वाला फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो दूसरा वाला भी कर सकते हैं। यहां पर अपने पास लास्ट टर्म भी है, इसलिए मैं ये पहला वाला ही इस्तेमाल कर लेता हूं। n आ गया 600, 600/2, a है दैट इज 1005 पहला टर्म, और l है लास्ट टर्म दैट इज 9990। तो यहाँ पे 2 से तो ये 300 बार में अपना चला ही जाएगा। तो ये कितना आ गया? 300 इंटू ये अपने पास हो गया 9 और 1 10, मतलब 10995 है ना, यही आ जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? 2 जीरो तो ऐसे ही आ गया, और 5 दिए 15। तो ये जो 2 जीरो के बाद 5 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है।
ऑप्शन नंबर 1 तो पहले ही एलिमिनेट हो चुका है, तो मैं बोल सकता हूँ ऑप्शन नंबर 4 आएगा। वैसे आप चाहे तो इसको पूरा भी सोल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा अपने पास 3298500। इफ अशोक एंड कोशिका वर्क टुगेदर देन दे कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। देखिए बोला जा रहा है कि अगर अशोक और कोशिका किसी काम को मिलके करते हैं तो 20 दिन में कर देते हैं। हाउएवर इफ अशोक वर्क्स अलोन एंड कंप्लीट हाफ द वर्क एंड देन कोशिका टेक्स ओवर द टास्क एंड कंप्लीट द सेकंड हाफ ऑफ द टास्क इज कंप्लीटेड इन 45 डेज। देखिए बोला जा रहा है कि अगर अशोक शुरुआत में अकेला काम करता है और अशोक आधा काम करने के बाद छोड़ देता है, बाकी आधा काम कोशिका करती है, तो मिलके जो इनको टाइम लगता है वो लगता है 45 दिन का। तो अपन से पूछा जा रहा है कि अगर अशोक पूरे काम को अकेला करता तो कितने दिन में करता। यहां पे बोला जा रहा है कि जो कोशिका है वो मोर एफिशिएंट है अशोक से, मतलब कोशिका की एफिशिएंसी ज्यादा है अशोक से। तो यहां पे देखिए मैं क्या करता हूं, मैंने मान लिया कि टोटल काम अपना 20 यूनिट है। 20 यूनिट अगर टोटल काम है और अशोक प्लस कोशिका मिलके 20 दिन में कर रहे हैं, तो हर दिन कितना काम करेंगे 20/20 मतलब 1 यूनिट। तो इनकी जो एफिशिएंसी होगी वो मिला के हो जाएगी 1 की। अब यहां पे मैंने मान लिया कि अशोक की एफिशिएंसी x की है, तो कोशिका की क्या हो जाएगी 1 - x, क्योंकि दोनों की मिला के एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए 1 की होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पे अपन से बोला जा रहा है कि शुरुआत में आधा काम अशोक ने किया। आधा काम अशोक ने किया, टोटल काम कितना था 20 यूनिट, उसका आधा अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 यूनिट। तो 10 यूनिट अशोक ने काम किया x की एफिशिएंसी से, तो टाइम कितना लगा 10/x। फिर बाकी का आधा काम कोशिका ने किया और उसने भी कितना काम किया 10 यूनिट, कितने की एफिशिएंसी से 1 - x से। तो ये अपना हो गया टाइम, और बराबर मिला के जो इनको टाइम लग रहा है वो लग रहा है 45 दिन का। तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। सबसे पहले तो ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बार में 2 बार में और ये 9 बार में। तो यहां पे अगर आप सोल्व करेंगे तो 2 अपना कॉमन आ गया, ऊपर में ये बन गया 1 - x प्लस x डिवाइड बाई x इंटू 1 - x इक्वल टू 9। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं ये x तो कैंसिल आउट हो जाएंगे अपने पास, तो ये अपने पास आ जाएगा 9x माइनस 9x स्क्वायर इक्वल टू 2। तो 9x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक बनेगी। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 9 दूनी 18 होता है, और 18 को लिखने का एक और तरीका है, 18 इक्वल टू में 6 इंटू 3 भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि -6 और -3 आएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपको साइन चेंज करने 6 और डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, दैट इज 9, और दूसरा आ जाएगा 3, फिर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, दैट इज 9। तो ये आपके 2 रूट्स हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे इन दोनों में कोई एक ही आपका सपोर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कोशिका जो है वो मोर एफिशिएंट बोली अशोक से। अगर मैं इसको थोड़ा आप चाहे तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, इसको 3 से 2 बार में और ये 3 बार में, और ये 3 का 1 बार में और 3 बार में। तो यहाँ पे अगर आप देखिए x की वैल्यू 2/3 लेंगे तो अशोक की एफिशिएंसी हो जाएगी 2/3 और कोशिका की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1 - 2/3, दैट इज 1/3। लेकिन यहाँ पे बोला गया था कि कोशिका ज्यादा एफिशिएंट से अशोक से, दैट मीन्स कि मैं बोल सकता हूँ ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर x क्या आएगा, x आएगा 1/3। 1/3 अगर आप पुट करेंगे तो अशोक की एफिशिएंसी आ गई 1/3 और कोशिका आ जाएगी 1 - 1/3, दैट इज 2/3। दैट मीन्स कि अशोक की एफिशिएंसी आ गई 1/3 की। टोटल 20 यूनिट का काम है, हर दिन वो 1/3 काम करेगा, तो कितने दिन में काम खत्म कर देगा 20 इंटू 3, दैट इज 60 दिन। ऑप्शन नंबर 1। A medicine capsule is in the form of a cylinder with hemispherical ends. The total length of the capsule is 3 cm and the diameter of the cross section of the cylinder is 1.4 cm. Find the approximate capacity of the capsule. देखिए एक मेडिसिन कैप्सूल है कुछ इस तरीके से, हेमिस्फेयर मतलब सिलेंड्रिकल शेप का है, और इसके जो दोनों एंड्स हैं वो हेमिस्फेयर के शेप के हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब यहां पे अपन को टोटल लेंथ दे रखी है कैप्सूल की 3 सेंटीमीटर, मतलब यहां से लेके यहां तक ये अपन को दे दी 3 सेंटीमीटर, और जो डायमीटर है क्रॉस सेक्शन का वो है 1.4, मतलब ये जो चीज है ये 1.4 है। अगर ये 1.4 है तो मैं बोल सकता हूं कि रेडियस कितनी हो जाएगी 0.7। यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये भी अपने पास 1.4 है, तो ये अपनी हो गई रेडियस। ये रेडियस कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 0.7। यहां पे अगर मैं बोलूं कि इसका अपन को निकालना है वॉल्यूम, तो देखिए सबसे पहले तो ये जो बीच का सिलेंडर है इसका वॉल्यूम आप निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है πr²h, पाई हो गया 22/7, रेडियस कितनी आ गई, तो रेडियस आ गई 0.7, और हाइट कितनी हो गई, तो यहां पे आप देखिए 0.7 इधर है और 0.7 ही इधर है, तो टोटल कितना 0.7 प्लस 0.7 1.4 दोनों साइड मिला के कम हो गया। तो ये अपना कितना बच गया 3 - 1.4,
दैट इज 1.6, तो हाइट हो गई 1.6 प्लस। अब यहाँ पे दोनों साइड हेमिस्फेयर है, तो मिला के क्या हो गया स्फेयर, तो स्फेयर का वॉल्यूम यहाँ पे अपन देखेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब, पाई तो वही 22/7, और रेडियस कितनी है, तो रेडियस हो जाएगी 0.7, तो 0.7 इंटू 0.7 का स्क्वायर कर देते हैं, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। तो देखिए 7 से ये अपना 0.1 बार में चला जाएगा, और यहाँ पर ये 7 से 0.1 बार में जा रहा है। बाकी और कुछ ऐसा कोई खास तो कैंसिल आउट हो ही नहीं रहा, थोड़ा बहुत कॉमन ले लेते हैं, तो 22 इंटू 0.1 इंटू 0.7 ये अपन कॉमन ले सकते हैं, है ना। इधर तो बच गया 1.6, और इधर अगर मैं बात करूंगा तो 4/3 इंटू 0.7, है ना, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए क्या हो गया, 7 चौको 28 हो गया, ये 28 का मतलब ये चीज जो है वो अपने पास 2.8/3 बन गई, तो इसको आप अप्रोक्सीमेट 0.9 बोल सकते हैं। 27/3 होता 9, तो 28/3 को भी अपन अप्रोक्सीमेट कर देते हैं, क्योंकि इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे तो ये अपने पास हो गया 22 इंटू, इसको आप 7/100 कर दीजिए, या तो कोई दिक्कत नहीं है। 1.6 प्लस 0.9 आप बोल सकते हो 2.5, 2.5 का मतलब हो गया 25/10। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कितना आ गया अपने पास, सबसे पहले तो 22 इंटू 25 अगर आप करेंगे तो 25 दूनी 50, दैट मीन 550, और 7 इंटू 550 अगर आप करेंगे तो 7 पंजे 35 की 5, 3 कैरी चला गया, 35 और 3 38, तो ये आ जाएगा अपने पास 3.850, डिवाइड बाय 1000 अगर आप करेंगे तो 3.850 आ जाएगा। उसके हिसाब से अप्रोक्सीमेट अपन बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर 4। In a box there are 10 rupees note, 20 rupees note and 50 rupees note in a ratio of 3:5:7. The total amount of notes is 3360. Find the number of rupees 20 notes and rupees 50 notes taken together. देखिए बोला जा रहा है कि एक्स बॉक्स में 10 रुपए के नोट, 20 रुपए के नोट और 50 रुपए के नोट है, और रेशियो है 3:5:7 का, और जो टोटल अमाउंट निकल के आता है वो आता है 3360 रुपए। तो 20 रुपए के नोट और 50 रुपए के नोट्स का टोटल कितना है। अब यहाँ पे आप देखिए अगर मैं बात करूं तो 20 रुपए के नोट किस रेशो में, 5 यूनिट है, और 50 रुपए के नोट 7 यूनिट है। तो अगर मैं इनका टोटल करूंगा तो 5 + 7 12 आएगा। दैट मीन्स कि जो भी आंसर होगा वो 12 का मल्टीपल रहेगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं केवल एकमात्र ऑप्शन है जो कि 12 का मल्टीपल है 84, बाकी कोई भी 12 का मल्टीपल नहीं है, तो वो आंसर नहीं हो सकते। तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। अब ये आया कैसे, तो यहाँ पे आप देखिए मैंने मान लेता हूं कि 10 रुपए के टोटल 3x नोट है, 20 रुपए के टोटल 5x नोट है, और 50 रुपए के टोटल 7x नोट है। तो यहां पे अगर आप टोटल अमाउंट देखेंगे तो 10 इंटू 3 दैट इज 30x, 20 इंटू 5 दैट इज 100x, और 50 इंटू 7 दैट इज 350x। दिस इज इक्वल टू 3360। ये अपने पास कितना आ गया, 450 प्लस 30 480x इक्वल टू हो गया 3360। ये जीरो तो अपना कैंसिल आउट हो गया। यहां पर अगर आप देखेंगे तो 48 से ये 7 बार में चला जाएगा, क्योंकि 7 इंटू 40 280, और 8 इंटू 7 56, 280 प्लस 56 हो गया 336। तो x इक्वल टू आ गया 7। तो मैं बोल सकता हूं कि 20 रुपए के 7 पंजे 35 नोट, और 50 रुपए के 7 इंटू 7 49 नोट। अगर सम में करूंगा तो कितना आ जाएगा 84। तो टोटल कितने नोट है 84। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3660 एट 5% पर एनम फॉर 15 मंथ। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला अपन जानते हैं क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100। प्रिंसिपल कितना है आपके पास 3660, रेट कितनी है तो 5%। अब यहाँ पे जो टाइम आपको दे रखा है वो मंथ्स में दे रखा है, लेकिन जो रेट आप ले रहे हैं वो एनम में ले रहे हैं। तो देखिए दो तरीके हैं, या तो आप ऐसे करिए कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ईयर में दे रखी है इसको आप मंथ में चेंज कर लीजिए, या फिर ये जो टाइम आपको मंथ में दे रखा है इसको आप ईयर में चेंज कर लीजिए। तो देखिए दोनों में कोई भी एक तरीका ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मैं करता हूं ये टाइम को ही चेंज कर लेता हूं ईयर में। तो मंथ को अगर आप ईयर में चेंज करेंगे तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपके 15/12 डिवाइड बाय 100। तो सबसे पहले ये 1 0 तो अपना कैंसिल आउट हो गया, 5 से ये 2 बार में चला जाएगा, और 2 से ये 1 8 और 3 183 बार में, फिर 3 से 5 बार में, 3 से ही 4 बार में, 4 से इसको भी आप कैंसिल आउट कर ही लीजिए, कितने आ जाएगा। देखिए 4 का 4 बार में 16, और 23 4 पंजे 20, 30 तो 7 5, तो ये आ गया 45.75 इंटू 5, तो 5 पंजे 25 के 5, 2 के लिए चला गया 35, और 2 37 के साथ 3 के लिए चला गया, 5 पंजे 25 3 28 के 2 के लिए चला गया, दैट इज 228.75, ऑप्शन नंबर 3। I walk at a speed of 10 km/h and covers a distance in 2 hours. If I double my speed, how early would I reach my destination?
देखिए बोला जा रहा है कि अगर मैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता हूं तो मैं सर्टेन डिस्टेंस को 2 घंटे में कवर कर लेता हूं। सेम डिस्टेंस अगर मैं डबल स्पीड के साथ कवर करूं तो मैं कितनी देर में अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊंगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं अगर अपन ने स्पीड को डबल कर दिया तो टाइम अपन को आधा लगेगा, बिकॉज डिस्टेंस इक्वल टू होता है टाइम इनटू स्पीड। तो यहां पे अगर आप टाइम को बढ़ा रहे हैं, मतलब स्पीड को अगर आप बढ़ा रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो फिर आप टाइम को हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो दैट कि वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर पहले 2 घंटे लग रहे थे तो अब 1 घंटा लगेगा, दैट इज 60 मिनट। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि दोनों केस में डिस्टेंस बराबर है। तो यहां पे देखिए टाइम कितना लग रहा है 2 घंटे और स्पीड लग रही है 10। दूसरे केस में मैंने स्पीड को डबल किया तो 10 से बढ़ा के 20 कर दिया, टाइम को मैं टी मान लेता हूं। तो यहां पे आप देखिए 2 इंटू 10 20 और 20 का 20 दैट इज टाइम कितना गया 1 घंटा, दैट इज 60 मिनट। 3 pipes are attached to a tank. The first one fills it completely in 5 hours. The second one fills completely in 4 hours, and the third one empties it in 20 hours. देखिए बोला जा रहा है कि एक ए पाइप है जो कि किसी टैंक को 5 घंटे में भर देता है, एक बी पाइप है जो किसी टैंक को 4 घंटे में भर देता है, और एक सी पाइप है जो किसी टैंक को 20 घंटे में खाली कर देता है। ये जो है वो खाली करने का काम कर रहा है, मतलब उल्टा काम कर रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी को अपन माइनस साइन के साथ लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या करते हैं, टैंक की टोटल कैपेसिटी मान लेते हैं, उसके लिए इनका ले लेते हैं एलसीएम। 5 4 और 20 का एलसीएम 20 आ जाएगा। तो मैंने मान लिया कि जो टोटल टैंक है वो 20 यूनिट का है, मतलब 20 लीटर का है। अगर ए पाइप उसको 5 घंटे में पूरा फिल करता है तो हर घंटे कितना पानी डालता है 20/5, मतलब 2 नहीं 4 लीटर पानी। और बी पाइप उसको 4 घंटे में फिल करता है तो हर घंटे कितना पानी डालता है 20/4, मतलब 5 लीटर। और सी पाइप 20 घंटे में खाली करता है तो हर घंटे कितना खाली करता है 20/20, मतलब 1 लीटर। ये जो है खाली करने का काम कर रहा है, इसलिए इसकी एफिशिएंसी को मैं माइनस साइन के साथ ले लेता हूं। आगे बोला गया इफ ऑल दी 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली एट 7 AM, एट व्हाट टाइम विल द टैंक बी कंप्लीटली फिल्ड। अगर तीनों पाइप को साथ में 7 बजे खोल दिया जाए तो कितनी बजे टैंक फुल हो जाएगा। तो यहां पे आप देखिए शुरुआत के 1 घंटे में टैंक में कितना पानी जाएगा, ए पाइप 4 लीटर पानी डालेगा, बी पाइप 5 लीटर डालेगा, लेकिन सी वाला पाइप जो है वो 1 लीटर निकाल भी देगा। तो टोटल कितना हो गया 4 + 5 9, 9 - 1 8। दैट मीन्स कि हर घंटे 8 लीटर पानी जाएगा। 20 लीटर का टैंक है, 20/8 अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, मतलब 2.5 घंटे। तो 2.5 घंटे में टैंक पूरा भर जाएगा। 7 बजे टैंक को खोला था तो 7 + 2.5 अगर आप करेंगे तो कितने बज जाएंगे 9:30। तो 9:30 बजे जो है टैंक पूरा भर जाएगा। 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स आर रिटन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए बोला जा रहा है कि 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है जिनको अपन ने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। अब कंसेक्यूटिव इवन नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने का 2 तरीका है। एक तो आप जैसे मैंने मान लिया पहला नंबर ए, तो दूसरा नंबर हो जाएगा a-2। ये ए जो है वो एक इवन नंबर है, तो अगर मैं इवन नंबर में से 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे को अगला इवन नंबर मिल जाएगा। फिर a-4, फिर a-6 और फिर a-8। तो ये अपने हो गए 5 डिसेंडिंग इवन नंबर्स। इसको लिखने का एक और तरीका है। एक और तरीका क्या, यहां पे मैं सीरीज को a की जगह a+4 से स्टार्ट कर रहा हूं। तो पहला नंबर मैंने मान लिया a+4, दूसरा मैंने माना इसमें -2 अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा a+2, और फिर तीसरा इसमें जब आप -2 करेंगे तो आ जाएगा a, फिर जब आप -2 करेंगे तो a-2, और फिर जब आप -2 करेंगे तो a-4। तो ये हो गए अपने 5 नंबर। देखिए दोनों तरीके से आप मान सकते हैं, लेकिन जो कैलकुलेशन है वो इस वाले तरीके में दूसरे वाले तरीके में कम होती है, तो इस तरीके से मानेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब बोला जा रहा है कि इफ 6 8 एंड 10 आर एडेड टू फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड नंबर, पहले नंबर में 6, दूसरे नंबर में 8 और तीसरे नंबर में 10 ऐड किया है रेस्पेक्टिवली, एंड 13 इज एडेड टू ईच ऑफ द लास्ट 2 नंबर, और आखिरी के जो 2 नंबर है उन दोनों में 13 ऐड किया है, देन दिस न्यू सम ऑफ नंबर बिकम 120% ऑफ द सम ऑफ कंसेक्यूटिव इवन नंबर इनिशियली गिवन। तो ये जो नया सम आएगा इन पांचों नंबर का वो पुराने वाले नंबर्स के सम का 120% है। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं केवल इन नंबर्स को ऐड करूं 6 8 10 13 13, तो ये क्या हो जाएगा, ये ओरिजिनल सम का 20% हो जाएगा, क्योंकि ये जो नंबर का सम था पहले वाला ये तो 100% है ही सही। 120% को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 100 + 20%। तो 100% तो वो खुद हो गया। अब बाकी बचा जो रहेगा वो क्या रहेगा, वो 20% रहेगा। तो बाकी क्या बचा, ये जो नए नंबर अपने पास आए, तो ये क्या है, तो 6 + 8 14, 14 + 10 24, 24 + 26 अगर आप करेंगे तो 50, दैट इज 50 इज इक्वल टू 20% ऑफ इनिशियल सम। इनिशियल सम क्या, इन पांचों नंबर का। अब देखिए इन पांचों नंबर का सम जब आप निकालेंगे तो +4 से -4 कैंसिल आउट हो जाएगा, +2 से -2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पे सम आ जाएगा 5a।
यहाँ पर अगर आप सम निकालते तो फिर कैंसिल आउट नहीं होता, तो फिर फालतू में कैलकुलेशन होती। तो ये देखिए 20 से 5 बार में और ये 5 से 1 बार में, तो a इक्वल टू अपने पास आ गया 50 के बराबर। अब अपन से पूछ रहा है स्क्वायर ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट ऑफ दिस 5 नंबर। तो देखिए सेकंड लार्जेस्ट कौन सा होगा, मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाया था, मतलब ये वाला जो होगा ये अपने पास सेकंड लार्जेस्ट होगा। तो इसका स्क्वायर पूछ रहा है, तो 50 प्लस 2 52, 52 का स्क्वायर आपसे पूछा जा रहा है। तो 2 का स्क्वायर 4, 5 दूनी 10 दूनी 20 की 0, 2 कैरी चला गया, 5 का स्क्वायर 25 और 2 27, 2704, ऑप्शन नंबर 1। If 15% of 55% of a number is 2475, then 51% of that number। तो यहां पे देखिए मैंने क्या करा, नंबर को मान लिया 100 यूनिट। सबसे पहले बोला जा रहा है कि 15% ऑफ 55% ऑफ 100 यूनिट, 100 यूनिट का 55% निकालेंगे तो कितना आएगा, 55 आएगा। और इस 55 का 15% जो है वो आपको दे रखा है 2475 के बराबर। और आपसे 51% ऑफ दैट नंबर, मतलब 100 का 51% पूछ रहा है, 100 का 51 अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 51 आएगा। ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पे आप देख सकते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं अपन, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आसानी से हो जाएगा। चाहे तो आप कैंसिल आउट भी कर दीजिए, नहीं तो डायरेक्ट आप कैंसिल आउट कर लीजिए। 2 4 6 और 7 कितना होता है, 13। तो और 13 और 5 18, मतलब मैं कह सकता हूँ ये 15 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 15 से अगर आप कैंसिल आउट करेंगे तो 15 एकम 15, 24 माइनस 15 9, 9 मतलब हो गया 97, 97 का मतलब हो गया 15 का 6 बार में 90 और ये 75, तो 15 पंजे 75, और 55 से ये अपना चल जाएगा 3 बार में। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि 1 यूनिट की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 100 इंटू 3 300। तो 51 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 51 इंटू 300, दैट इज 153, 15300, ऑप्शन नंबर 2। If L equal to 6/5 of M and M equal to 5/8 of N, then ratio of L is to N। तो देखिए L इक्वल टू आपको दे रखा है 6/5 ऑफ M और M इक्वल टू दे रखा है 5/8 ऑफ N। तो ये M की जगह आप क्या कीजिए, ये वैल्यू पुट कर दीजिए। M की जगह मैं कर देता हूं 5/8 ऑफ N, 5/8 इंटू N। तो यहाँ पे 5 से तो 5 अपना कैंसिल आउट हो गया, 2 से 3 बार में, 2 से 4 बार में। तो L बटा N अगर आप लेंगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 3/4। तो L और N का रेशियो कितना आ जाएगा, 3:4 का। If some items of clothing bought at prices ranging from 250 से 400 are sold at prices ranging from 350 से 550, then what is the maximum possible profit that might be made in selling 12 such items of clothing। देखिए बोला जा रहा है कि क्लॉथ है जो कि 250 रुपए से 400 रुपए तक रेंज करते हैं कॉस्ट प्राइस में, इनको 350 रुपए से 550 रुपए तक बेचा जाता है। मतलब जो अपनी कॉस्ट प्राइस है उसकी रेंज है 250 रुपए से लेके 450, नहीं 400, और जो सेलिंग प्राइस है उसकी रेंज है अपने पास 350 से 550। अपन से पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट क्या होगा। तो देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, जब मैं कॉस्ट प्राइस को कम से कम रखूं और सेलिंग प्राइस को ज्यादा से ज्यादा रखूं। तो कॉस्ट प्राइस कम से कम क्या होगी, 250 रुपए, और सेलिंग प्राइस ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, 550 रुपए। तो यहां पर मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, कितना प्रॉफिट मिलेगा, 550 माइनस 250, दैट इज 300 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। एक आइटम पे 300 रुपए का प्रॉफिट है, तो अपन से 12 आइटम पूछ रहा है, तो 12 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट मींस कितना आ गया, 3600 रुपए। दैट मींस कि टोटल जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो 3600 रुपए का होगा। चलिए इसी के साथ समय समाप्ति की घोषणा। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा और कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दे करिए, लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की और भी नई वीडियोज आपको मिलती रहेगी। चलिए फिर मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।